अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम नज़ीर चैनल में ईटा एनएमडी कैट और ई कैट का लेक्चर नंबर 5 है हमारा। लेक्चर नंबर 5, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब बेसिकली एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। यहाँ पे हम एटम को फर्दर डिवाइड करेंगे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर। तो देयर आर मेन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल पार्टिकल्स की, तो ये पार्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एटम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन से आप उसके बॉन्डिंग वगैरह या उसकी रिएक्टिविटी को देखोगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको उसका मास बताएगा। उसका क्या बताएगा? मास बताएगा। तो 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो आपके पास नेगेटिव होगा। सो हम 1 बाय 1 इनकी कुछ यूनिट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि ईटा एनएमडी कैट जो भी आप ई कैट वगैरह में इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पूछेंगे, वो उसका मास पूछ सकते हैं, वो उसका चार्ज पूछ सकते हैं। तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.00054 AMU। 54 AMU। तो ये आपके पास मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का इन एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर हम इसकी केजी में मास की बात करें तो आपके पास जो केजी में मास आएगा दैट विल बी 9.11 into 10 to raise to power -31 kg। तो ये आपके पास आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या आ गया आपके पास? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज यहां पे जो है दैट इज चार्ज। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.602 into 10 to raise to power -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और यहां पे इसका जो मास है वो 0.00054। अगर आप और फिगर्स में जाना चाहते हो तो 5485 तक भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे ये मास आपके पास एटॉमिक मास यूनिट में, ये मास आपके पास आ जाएगा केजी में। और चार्ज है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो 1.602 into 10 to raise to power -19 कूलम है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इट रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपके पास हुई कैथोड रेज के नाम से। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। So electron is also called as cathode rays। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों था कि आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जो
इलेक्ट्रोड्स थे, तो नेगेटिव से ये रेज जा रही थी किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो इसको हमने नेगेटिव का क्या कहा, हमने इसको नेगेटिव, बाद में इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज प्रोटॉन, दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.00727 AMU. So the mass of proton is 1.00727 atomic mass unit, or 1.67 into 10 to raise to power minus 27 kg. 1.67 into 10 to raise to power minus 27 kg. ये हमारे पास प्रोटॉन which is positively charged particle. The mass of proton is 1.00727 AMU, or the mass of proton in kg is 1.67 into 10 to raise to power minus 27. जो मेन चीज है वो ये है कि प्रोटॉन इज 1837 times heavier than इलेक्ट्रॉन। तो इस पे एमसीक्यूज बन सकता है कि मास जो है 1837 टाइम्स ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब यहां पे अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की बात ये हो जाएगी कि द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो है इसका वो 1.602 into 10 to raise to power minus 19 कूलम, बट with positive charge। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपके पास यहां पे होगा। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि यहाँ जो आपके पास प्रोटॉन है इसका दूसरा नाम कैनाल रेज। ये स्पेशल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब बनाई गई थी जिसमें सेंटर में पोरस कैथोड रखा गया। तो जब एनोड से रेज आ रही थी तो इन कैनाल से पास आउट हो रही थी, तो इसको सबसे पहले क्या नाम दिया गया, कैनाल रेज का। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रही थी तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहा। क्या कहा हमने इसको, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब जो आपके पास प्रोटॉन है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था कि जो आपके पास एटॉमिक नंबर है उसको प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन नंबर। अब प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट जो लास्ट फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल। ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। तो द न्यूट्रल पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो इसलिए हमने इसको न्यूट्रल पार्टिकल कहा। तो द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008 is the mass of proton in AMU, and if
we convert it into kg, that is 1.6749 into 10 to raise to power minus 27 kg. kg में इसका मास क्या आ गया 1.6749 into 10 to raise to power minus 27 kg. तो न्यूट्रॉन is the neutral particle. It is present inside the nucleus. कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, एंड इट इज 1842 times heavier than इलेक्ट्रॉन. कि जो न्यूट्रॉन है वो 1842 टाइम हैवियर है किससे, इलेक्ट्रॉन से. तो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल. द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00866 AMU और 1.6749 into 10 to raise to power minus 27 kg, and neutron is present inside the nucleus, which is 1842 times heavier than electron. अब किसी भी एटम का जो मास है वो डिपेंड करता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर. हम इसको यहां पर लिखते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. और जो यहां पे एटॉमिक नंबर दैट इज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. तो एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर बी कहते हैं, इसको प्रोटॉन नंबर बी कहते हैं. तो ये थे हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के, जो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब जो नेक्स्ट है कि आपके पास कोई भी अगर एलिमेंट मौजूद है तो हम उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैसे मेजर करेंगे. तो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द न्यूक्लियन नंबर और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम. कि एक एटम के अंदर कैसे आप फाइंड करोगे कि उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं. लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन की. एग्जांपल किसकी लेते हैं हम, ऑक्सीजन की. अब जो फॉर्मूला यूज किया जाता है दैट इज मास नंबर, दैट इज A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसके इक्वल है. तो ऑक्सीजन का मास नंबर हमारे पास है 16, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के अंदर वो आपके पास 8 हैं. और एक चीज कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, कि द न्यूट्रल एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 8 हैं, क्योंकि न्यूट्रल है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, तो वो भी 8 होंगे. तो यहां पे मास नंबर भी हमें पता चल गया, प्रोटॉन भी हमारे पास है, तो हम यहां से न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं. तो इस फार्मूला में आप देखो 16 इज इक्वल टू प्रोटॉन 8 है प्लस न्यूट्रॉन. अब 8 यहां पे ऐड हो रहा है साइड पे आके माइनस, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इज इक्वल टू 16 माइनस 8. तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 8 है. अगर कोई और एग्जांपल हम देख लें, कार्बन की एग्जांपल देख लें. कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं
कार्बन के अंदर 6 ही प्रोटॉन होंगे और जो इसका मास नंबर है, मास नंबर इसका आ गया आपके पास, द मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। तो फार्मूला मास नंबर दैट इज A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर 12, प्रोटॉन इसमें 6 है और न्यूट्रॉन जहां पे क्या है आपके पास फाइंड करने हैं। 6 यहाँ पे ऐड हो रहा है, साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस। तो न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो n इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन में कितने हो गए, 6 हो गए। इस फार्मूला से आप किसी भी पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं उसमें उसकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की आप यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करें किसके, कार्बन 13 के या कार्बन 14 के फाइंड करते हैं, कार्बन 14। अब मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब कार्बन 14 का मतलब इसका मास नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहेंगे, प्रोटॉन 6 आ गया, न्यूट्रॉन हमने फाइंड करने हैं। तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो कार्बन 14 के अंदर आपके पास 8 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन हैं, 8 न्यूट्रॉन। तो इस फार्मूला से आप किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। किसी भी आप यहाँ पे एटम या एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस फार्मूला से इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये था हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम के बाद अगर हम नेक्स्ट चीज देखें दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, सबसे पहले डाल्टन ने अपना मॉडल पेश किया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड आया और नील बोहर। अब वाई नील बोहर? नील बोहर proposed a model called as Bohr atomic model। Bohr's atomic model। अब बोहर एटॉमिक मॉडल क्यों आया? टू ओवरकम, टू एक्सप्लेन द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहला जो डिफेक्ट था, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो पहला डिफेक्ट था कि इट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अब यहां पे लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन पे जो आपके पास बेस कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक मोशन में है। तो जब वो रिवॉल्व करे तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा और कुछ टाइम बाद वो न्यूक्लियस के अंदर आके गिरेगा। दूसरा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो न्यूट्रल बॉडीज के लिए है। वो किसके लिए है? न्यूट्रल बॉडीज के लिए। और इलेक्ट्रॉन तो चार्ज बॉडी है, चार्ज पार्टिकल है। तो जो पहला डिफेक्ट था वो यही था कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो अपनी एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहा। और ग्रेविटेशन लॉ जो इसका है कि ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो सिर्फ न्यूट्रल बॉडीज पे एप्लीकेबल है, तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है। इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका।
तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको एनर्जी इमिट करनी चाहिए, उसको एनर्जी इमिट करनी चाहिए। तो जब वो एनर्जी इमिट करेगा तो लाजमी बात है वो कहीं ना कहीं अपने ऑर्बिटल को चेंज करेगा, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट मोशन में है। किस में है? कांस्टेंट मोशन में है। तो कांस्टेंट मोशन की वजह से जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, स्पेक्ट्रम कहते हैं जो आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर जो पैटर्न आएगा, तो स्पेक्ट्रम इसका कौन सा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहां पे जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है। कौन सा स्पेक्ट्रम है जी? लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस चीज को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका। और लास्ट वन क्या था? डज नॉट एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज। डज नॉट एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज, कि इसने केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर ने काफी हद तक मैक्सिमम चीजें जो हैं वो एक एटम के बारे में बताई। तो नील बोहर proposed a model in 1913 to overcome the defects in Rutherford atomic model। तो हम इसके postulates की बात करेंगे। postulates, main points और assumptions, main points और assumptions। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट बोहर एटॉमिक मॉडल का है, दैट इज कि इलेक्ट्रॉन आर, पहला जो मेन पॉइंट है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus in fixed circular path, in fixed circular path। इन circular path को shells, orbits और energy level का नाम दिया गया। यहां पे ये न्यूक्लियस है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं। इन पाथ को, इन रास्तों को शेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल कहते हैं। ये जो आपके पास पाथ्स हैं इनको शेल्स, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल का नाम दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि ईच ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। कि अगर पहला शेल है उसकी फिक्स एनर्जी है, दूसरा शेल है उसकी अपनी एनर्जी है, थर्ड शेल है उसकी अपनी एनर्जी है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट, कि द एनर्जी ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शेल है, तो इसका डिस्टेंस है 10 मीटर और इसका डिस्टेंस है
20 मीटर। अब यहां पे एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर एक एथलीट पहले ऑर्बिट में जो अपना उसकी जो लाइन होती है उसमें रिवॉल्व कर रहा है, पहले ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कम है, उसकी एनर्जी कम कंज्यूम होगी। एक बंदा लॉन्ग रूट से रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। जैसे आप देख लें कि ये मेरे पास कॉलेज या स्कूल है और यहां से मैंने घर तक जाना है, यहां से मैंने घर तक जाना है, तो घर जाने के लिए मेरे पास दो पाथ्स हैं, एक पाथ स्ट्रेट और एक बात गलियों में से गुजर के हमने घर तक जाना है। अब यहां पे जो गलियों से गुजर के जाना है उसका डिस्टेंस है ज्यादा और जो स्ट्रेट पाथ है उसका डिस्टेंस है कम। जब मैं कॉलेज से अपने घर एक स्ट्रेट या शॉर्टकट से जाऊंगा तो गाड़ी का पेट्रोल कम लगेगा, गाड़ी का पेट्रोल कम लगेगा। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस कम है तो एनर्जी कम लग रही है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा से जाऊंगा तो यहां पे पेट्रोल की कंजम्पशन ज्यादा होगी। तो इसी तरह से न्यूक्लियस से शेल जितना दूर होगा, शेल दूर होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो किसी भी शेल की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, कि अगर उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है, अगर डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है, वो दूर है न्यूक्लियस से, तो उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है रिवॉल्व करने के लिए, और अगर उसका डिस्टेंस कम है तो उसको एनर्जी कम रिक्वायर्ड है रिवॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास सेकंड जो है इसका पोस्टुलेट है कि द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, फार्दर द न्यूक्लियस, फार्दर द डिस्टेंस, और जितना आपके पास डिस्टेंस ज्यादा उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है कि फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस ग्रेटर विल बी एनर्जी, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा पोस्टुलेट है as long as electron resides in its orbit, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है, neither it lose energy, neither it lose energy nor gain energy, ना तो वो एनर्जी को लूज करेगा ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा। अब ऐसे समझो कि ये वाला जो हमारे पास ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट की एनर्जी है 10 किलो जूल पर मोल। हमने पहले बात की कि एनर्जी फिक्स है, इसकी एनर्जी है 20 किलो जूल पर मोल। अब जो बंदा इस ऑर्बिट में रहेगा उसको इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है उसको एनर्जी 10 ही रिक्वायर्ड है, 10 से ना कम रिक्वायर्ड है ना 10 से ज्यादा। तो जब तक वो अपने शेल में है अपनी एनर्जी को रेडिएट भी नहीं करेगा और अपनी एनर्जी को और किसी की एनर्जी गेन नहीं करेगा। अब जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो इसी की बेस के ऊपर है कि इफ इट गेन्स एनर्जी, एक पॉइंट, इफ इट मींस इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, दो पॉइंट है आपके पास कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करे और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करे तो उस केस में क्या होगा, इफ इट गेन्स एनर्जी, तो
यहां पे हमने एक बात की, इसकी एनर्जी 10 है, इसकी एनर्जी 20 है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और इतनी गेन करता है कि 20 के इक्वल आ जाए, तो इट जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। सीधी सी बात है कि जो हायर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो गेन करेगा तो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ये यहां पे आप एग्जांपल लो कि ये 9th क्लास है, तो यहां पे सिर्फ 9th क्लास के बच्चे बैठ सकते हैं। कोई बाहर का आएगा, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी एज ज्यादा है, उसका नॉलेज ज्यादा है, तो उसको उठा के हायर ऑर्बिट में ले जाएंगे, उसको उठा के हायर ऑर्बिट में ले जाएंगे। तो एनर्जी अगर वो गेन कर रहा है, मतलब उसका लेवल हाई हो गया है, तो वो 10th क्लास में चला जाएगा। तो यही चीज यहां पे कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। तो दूसरा इसका वाइस वर्सा आ गया, ऑपोजिट हो गया कि अगर वो एनर्जी लूज करता है, इट जंप्स बैक फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, कि वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आ जाएगा। अब यहां पे इसने एनर्जी लूज करना शुरू कर दी, तो ये वाला जो शेल है इसको कहेगा अब तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम हमारे साथ रह सको, तो हम तुमको दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करते हैं, तो वो लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। ये था हमारे पास 4th पोस्टुलेट बोहर का। अब यहां पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो हम मेजर करते हैं, डेल्टा E is equal to E2 minus E1 which is equal to h nu, where h is Planck's constant, nu is frequency। तो इस तरह आप इसकी एनर्जी भी मेजर कर सकते हो। पांचवा पॉइंट है द 5th पोस्टुलेट। हमारे पास जो 5th पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन विल रिजाइड इन इट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन विल रिजाइड इन इट्स ऑर्बिट, cannot stay between them। Electron will reside in its orbit or any orbit, but cannot reside in between orbit। अब यहां पे मेरे पास ये ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में रहेगा या इस ऑर्बिट में रहेगा, इन बिटवीन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ये 5th पोस्टुलेट है कि कैन नॉट स्टे बिटवीन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट के दरमियान नहीं रह सकता। अब आप घर में आते हो, तो घर में यहाँ पे 2 कमरे हैं, तो आप इस कमरे के अंदर रहोगे, ना कि आप वहां दीवार पे सो जाओगे, ठीक है। या बाहर की दीवार है तो आप या तो घर के अंदर आओगे, वहां रहोगे, तो आप उस दीवार पे नहीं रह सकते, ठीक है। तो रहना किधर है? ऑर्बिट के अंदर, इन बिटवीन ऑर्बिट नहीं रह सकते हो आप। या आप ये कहो कि एक टांग मेरी एक कमरे में हो, दूसरी टांग मेरी दूसरे कमरे में हो, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट पोस्टुलेट है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। अब कोई भी चीज सर्कल में मूव कर रही है, उसका क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। उसका क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। अब सर्कल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो बोहर ने हमें जो चीज एक्सप्लेन की, दैट इज, बोहर ने जो हमें जो चीज एक्सप्लेन की वो ये थी कि एंगुलर मोमेंटम इसका जो है वो mvr इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 2 पाई है। अगर मैं ऑर्बिट्स की बात करूं तो mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई।
वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, वो कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। इसमें m आपके पास मास, v आपके पास वॉल्यूम और r आपके पास क्या है, रेडियस है। रेडियस किसका, ऑर्बिट का। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट आ गया, 2 नंबर ये कांस्टेंट है, पाई भी आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास पोस्टुलेट नील बोहर, मतलब बोहर एटॉमिक मॉडल के। अब यहां पे हमने जो ऑर्बिट का जिक्र किया, बोहर के मुताबिक हमारे पास शेल्स, ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑर्बिट को नाम दिया गया। जो पहला ऑर्बिट है उसको हमने नाम दिया के, दूसरा जो है एल, एम, एन, ओ अप टू सो ऑन, where n is number of orbit 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। लेट्स से ये कोई भी एटम है तो इसका पहला ऑर्बिट k, दूसरा ऑर्बिट l, तीसरा ऑर्बिट m, चौथा ऑर्बिट n, पांचवा ऑर्बिट o, छठवां ऑर्बिट p, सातवां ऑर्बिट q। तो इसके बाद जितने भी आपके पास एडजस्ट हो सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो आप यहाँ पे एडजस्ट शेल्स हैं। तो पहला ऑर्बिट आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, k l m n o p q अप टू सो ऑन। तो ये नाम यहाँ पे उसने दिए कि पहले शेल k, दूसरा l, तीसरा m, n, o, p, q। अब नेक्स्ट आज हमने जो जो चीजें स्टडी की उसमें हमने देखा कि उसमें हमने यहां पे सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में स्टडी किया। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज देखी दैट इज, जो नेक्स्ट था हमारे पास दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी एटम के अंदर कैसे फाइंड करते हैं, और लास्ट चीज हम सिर्फ देखते हैं दैट इज शेप्स of orbitals। अब what is orbital? ऑर्बिट तो आपके पास आ गया k, तो ऑर्बिटल्स है कि the area where the probability of electron is maximum, probability of electron is maximum। अब हमें कैसे पता चलेगा k के अंदर कितने सब शेल हैं, l के अंदर कितने सब शेल हैं, m के अंदर कितने सब शेल हैं। ऑर्बिटल्स को सब शेल भी कहते हैं, ऑर्बिटल को सब शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट से ऑर्बिटल्स, शेल से सब शेल। तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं s p d एंड f। एक फार्मूला है 2n² जिससे हमें यह पता चलता है किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। k के लिए 1 है, l के लिए 2 है, m के लिए 3 है, n के लिए 4 है। k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस फार्मूला से, l के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमें कैसे पता कि k के अंदर कितने सब शेल हैं? अब देखो k के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही सब शेल होगा। l के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सब शेल और रिक्वायर्ड होगा, तो p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। m के अंदर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, s के अंदर 2 हैं, p के अंदर 6 हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन के लिए एक और कमरा बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर अगर हम l शेल की बात करें वहां पे 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s इसमें d में 10 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो 14 के लिए नया कमरा बनाएंगे जो है f, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हमारे पास जो सब शेल का कंसेप्ट है दैट इज s p d एंड f। अब शेप की अगर बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हम बाद में डिटेल में ये 4 क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे कि s के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर आएंगे, p के अंदर आपके पास आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, f के अंदर आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। अब शेप की अगर बात करें तो मैग्नेटिक नंबर s के लिए 0 है, मैग्नेटिक नंबर p के लिए 1 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर d के लिए 2 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर f के लिए 3 है। 0 तो स्फेरिकल शेप, 1 का मतलब है -1, 0 +1, तो p जो है वो आपके पास डबल शेप आएगा और डबल शेप के बाद इसके एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक आपके पास z एक्सिस होगा। d जो है 2 है, 2 मतलब -1, -2, -1, 0 +1 +2 5 है, तो d आपके पास 5 हो जाएंगे, dxy, dyz, dz², तो ये यहाँ पे 5 आ गए और f जो है इसके अंदर 7 आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो s है उसका 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो उसकी स्फेरिकल शेप या a की ऑर्बिटल है, p जो है उसके 3 एक्सिस हो सकते हैं x y z, d जो है वो आपके पास के 5 एक्सिस हैं, f जो है उसके 7 है। तो मतलब के घर है, s p d इसके कमरे हैं और s p d के अंदर जो आपके पास x y z हैं वो उसके फर्दर जो एरियाज हैं कमरे के अंदर वो हम जस्टिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये जो 4 चीजें स्टडी की, ये बेसिक कंसेप्ट्स थे, बोर एटॉमिक मॉडल, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फिर आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, बाकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपको क्लियर होता है कि यहाँ पे कितने आपके पास यहाँ पे इसकी जो शेप्स हैं या जो ओरिएंटेशंस हैं वो कितनी है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब डिटेल से देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा और फिर हम बाद में इनके एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने एम अहमद नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास न्यू अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 5। तो अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो थ्योरीज हैं या जो कंसेप्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो लास्ट में फिर एम अहमद नज़ीर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।